पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार कर मुझे माफ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उनकी ये बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोते के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी, और हाँ ध्यान रहे जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्या ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देखकर कहती हैं, पापा देखिए ना ये क्या कह रहे हैं, आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिग्विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अन्या दिग्विजय जी को जाते देख अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख ही रहे थे। तभी एक रौबीली आवाज कमरे में गुंजती है, ए लड़की तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्या की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र रॉय चौहान को देरी करना पसंद नहीं। रुद्र की ये बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन ये दर्द इतना तकलीफ दे नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। अन्या की आंखों में दर्द देख अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है। पर रुद्र की नजर अन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छूटते ही अन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज आप समझाइए ना इन लोगों को, ये हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुहक हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी।
इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्या एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था, वो इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने ही हाथों से गला घोंटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम। गोल चांद सा चेहरा, जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी ही देर में शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से। बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है, मुंबई के लिए है, और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ देर में ही चौहान परिवार अपनी बहू अन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए।